जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। हम बात करेंगे आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, जो कि यहाँ से आने वाले एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली यहाँ से सवाल जो वो देखने को मिलेगा। क्या टॉपिक रहने वाला है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, खोटा प्रबंध काव्य। खोटा प्रबंध काव्य से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो कौन कौन से काव्य हैं, उन सभी काव्यों के बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ उसके जो लेखक हैं उसके बारे में भी हम कवि जो है वो कवि के बारे में, क्योंकि प्रबंध काव्य दरअसल जो है ये पद्य साहित्य के अंतर्गत आता है। ये किसके अंतर्गत आता है तो ये पद्य साहित्य के अंतर्गत आता है ना। पद्य साहित्य में क्या होता है तो पद्य साहित्य की अगर बात किया जाए तो पद्य साहित्य में जो होता है वो कवि होता है। पद्य साहित्य में जो होता है वो क्या होता है तो कवि होता है, ना कि आपका लेखक होता है। लेखक किस में होता है तो लेखक जो होता है वो गद्य साहित्य में होता है। गद्य साहित्य में जो होता है उसको लेखक कहा जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखेंगे जो पद्य साहित्य में या तो कविता हो, प्रबंध काव्य हो तो इसके जो लिखने वाले होते हैं उसे कवि कहा जाता है। जबकि गद्य साहित्य में जो भी लेखक होते हैं, लिखने वाले साहित्यकार होते हैं, उनको लेखक कहा जाता है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखने हैं। अब हम बात करेंगे खोटा के प्रमुख प्रबंध काव्यों के बारे में। यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम्स में सवाल जो वो पूछा जा सकता है। 1 से 2 सवाल आपको डेफिनेटली यहाँ से पूछा जाएगा। शुरू करते हैं। आज का पहला काव्य है वो है शिवसागर। शिवसागर की अगर बात किया जाए तो इसे लिखा है, इसके कवि कौन है तो इसके कवि जो है वो है राजा दलेल सिंह। राजा दलेल सिंह, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। बता दें कि खोटा के सबसे पुराने साहित्यकार या पहले साहित्यकार के रूप में जो है वो जाने जाते हैं वो है राजा दलेल सिंह। राजा दलेल सिंह ये दलसाह उपनाम से भी जाने जाते हैं। इनके पिता का नाम राम सिंह था। इनके पिताजी का नाम क्या था तो राम सिंह था। इनका जन्म स्थान बादम बड़का गांव हजारीबाग में होता है और ये कर्णपुरा के राजा थे। इसके पूर्वज जो थे वो राम सिंह द्वितीय आपने सुना होगा, और इसका उत्तराधिकारी जो बना था वो बना था बीतन सिंह। इसके पुत्र का नाम क्या था ये राजा दलेल सिंह के तो रुद्र सिंह, जिन्होंने एक चर्चित रचना किया था उसका नाम था ज्ञान सुधाकर। ज्ञान सुधाकर ये रचना भी आपने सुना होगा। ज्ञान सुधाकर, कई बार सवाल भी पूछा गया कि ज्ञान सुधाकर की रचना किसके द्वारा किया गया तो ये रुद्र सिंह के द्वारा किया गया, जो कि राजा दलेल सिंह के पुत्र थे। इसका शासनकाल, अगर राजा दलेल सिंह की शासनकाल की अगर बात किया जाए तो 1677 से लेकर के 1724 तक माना जाता है। कब से कब तक 1677 से लेकर के 1724 तक का ये टाइम पीरियड है जो कि माना जाता है शासनकाल। इन्होंने एक प्रमुख मंदिर कैथा का शिव मंदिर जो कि रामगढ़ में स्थित है उसका निर्माण भी इन्होंने करवाया था, जिसे 2016 में राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा भी मिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इस तरह से सवाल जो वो पूछा जा सकता है। अब हम और साथ ही साथ इनका निधन जो वो कब हुआ था तो 1724 में इनका निधन हो गया। अब हम बात करते हैं शिवसागर महाकाव्य की। तो यह जो वो महाकाव्य है शिवसागर, खंड काव्य महाकाव्य बोल सकते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा कुछ लिखी हुई रचनाओं के बारे में बात करें तो राम रसावन, उसके बाद आता है फिर राज रहस्य के बाद अगर बात करें तो वो है गोविंद लीलामृत। ये कुछ जो है वो प्रमुख रचनाएं हैं इनके द्वारा लिखा गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अगर राजा दलेल सिंह के बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट की अगर हम बात करें तो पलामू के राजा जयकिशन राय और दलेल सिंह ने तोरी पर कब्जा कर लिया था, जो एक युद्ध के बाद नागवंशी राजा के कब्जे में थी। जयकिशन राय ने रामगढ़ पर हमला किया क्योंकि राजा दलेल सिंह ने रंजीत राय को आश्रय दिया था। दलेल सिंह युद्ध में मारा गया। तब दलेल सिंह ने के एक वंशज ने आक्रमण करके किया और पलामू पर कब्जा कर लिया। हालांकि इस कब्जा को फिर आगे चल करके उसके पुत्र जो है वो छुड़ा लेते हैं, लेकिन याद रखेंगे ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण यहाँ से सवाल पूछा जाता है, काव्य मंजरी के लेखक कौन है। एक लेख यहाँ पे सवाल पूछा जाता है कि काव्य मंजरी के लेखक कौन है। तो काव्य मंजरी जो है इसके लेखक हैं वो है पद्मदास। कौन है पद्मदास की अगर बात करें तो यह जो है वो राजा दलेल सिंह के दरबारी कवि थे। कौन थे तो राजा दलेल सिंह के दरबारी कवि थे। तो ये सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। बात करते हैं अगले खंड प्रबंध काव्य, वो है मेघदूत की अगर बात करें तो यह एक अनुदित काव्य है जिसकी रचना किसके द्वारा किया गया तो श्रीनिवास पानोरी जी के द्वारा किया गया।
तो अगर पूछा जाए कि मेघदूत की रचना मेघदूत खंड काव्य या अनुदित काव्य की रचना किसके द्वारा किया गया, तो वो हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी इनका सही आंसर हो जाएगा, जिन्होंने खोठा में इसका अनुवाद किया है। ठीक है, तो ये एक प्रबंध काव्य या खंड काव्य के अंतर्गत ही आता है। श्रीनिवास पांडे जी के बारे में अगर बात करें तो इनके बारे में तो आप सभी को पता ही होगा पहले से। खोठा के भीष्म पितामह, खोठा के नागार्जुन, खोठा के पुरोधा के नाम से जाने जाने वाले श्रीनिवास पांडुरे घर में चीनिवास के नाम से चर्चित थे। इनके पिता का नाम शालिग्राम पांडुरे और माता का नाम दुखनी देवी। इनका जन्म होता है कल्याणपुर गांव में बरवा अड्डा, जो कि धनबाद जिले में स्थित है, 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को। 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को इनका जन्म होता है। वहीं 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को इनका निधन हो जाता है। इनको अगर बात करें तो खोठा शिष्ट साहित्य के जनक के रूप में भी सम्मान मिला है। और अक्षय बोर, बोरवा अड्डा का अक्षय बोर, तो अक्षय बोर के उपाधि जो किसने बोला था, तो ये शांति भारत के द्वारा बोला गया। इनके द्वारा लिखी गई कई सारे चर्चित रचनाएं हैं। अगर बोलने के लिए बैठे तो हो सकता है कि बहुत टाइम कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी कुछ चर्चित रचनाओं में अगर हम बात करें तो बाल किरण, तितकी कविता संकलन, मधु देसे जो कि प्रणय गीत है, रामकथामृत ये भी एक खंड काव्य है, आगे हम चर्चा करेंगे। मेघदूत, चाभी काठी, उद्वासल कर्ण, आँखी गीत, दिव्य ज्योति, अगिन परीक्षा, समाधान, रक्ते बिंगल, पंखा, अनेक निबंध जैसे रचनाएं इन्होंने किया है। साथ ही साथ इनके कुछ ऐसे रचना है जो कि आज भी अप्रकाशित है, जैसे परिजात, अपरिजात, मोहभंग, हमर गांव, भरमर गीत, युगे के गीत, छोटो जी, मेरे गीत, माला फूल, अजनास, आज भी कई ऐसे चीज़ें हैं जो कि इनका अप्रकाशित है, यानी प्रकाशित अभी तक नहीं हुआ है। अन्य की अगर बात करें तो झींगा फूल, मातृभाषा, किसान, कुसमी, और पत्रिकाओं में अगर बात करें तो मातृभाषा, खोठा और तितकी, ये 3 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन भी किया है। चलिए आगे चलते हैं। अगले जो प्रबंध काव्य है वो है रामकथामृत। तो रामकथामृत को भी किसने लिखा है, तो श्रीनिवास पांडुरे जी के द्वारा लिखा गया। बाकी इनके बारे में पहले हम चर्चा कर चुके हैं। अगला आता है वो है प्रबंध काव्य समाधान। तो समाधान ये भी एक प्रबंध काव्य है, इसकी रचना भी किसके द्वारा किया गया, तो श्रीनिवास पांडुरे जी के द्वारा किया गया। तो हो सकता है कि यहाँ से एक सवाल बनाया जा सकता है कि इनमें से कौन सा प्रबंध काव्य श्रीनिवास पांडुरे जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। नहीं लिखा गया है 3 आपको दे देगा, समाधान, रामकथामृत, मेघदूत और एक कोई दूसरा यहाँ पे डाल देगा। तो ऐसे में आपको ये तीनों याद रखना है, श्रीनिवास पांडुरे जी के तीनों, मेघदूत, रामकथामृत और समाधान, ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं। अगला आता है वो है समाजिक सरजुत निसेन। समाजिक सरजुत निसेन, इसको किसके द्वारा लिखा गया, तो इसको लिखा गया है ए.के. झा के द्वारा। ए.के. झा जिनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है। अगर बात करें इनके पिताजी का नाम तो लक्ष्मी नारायण झा और माता का नाम कुसुम बाला देवी था। इनका जन्म स्थान चंडीपुर कसमार जो कि बोकारो में स्थित है, वहीं पे इनका जन्म होता है 20 जून 1939 को। 20 जून 1939 को इनका जन्म होता है। कहाँ पे, चंडीपुर बोकारो में। झारपात, खोठा घारे के मुंधी खूटा, जिन्होंने महेंद्र नाथ गोस्वामी ने इन्हें खोठा घारे के मुंधी खूटा इन्हें बोला गया था। शिक्षा इन्होंने मैट्रिक पेटरवार हाई स्कूल से किया था, जाके बीएससी रांची कॉलेज से इन्होंने किया था। नौकरी की अगर बात करें तो ये विज्ञान शिक्षक थे मुख्य रूप से, और कई जगह पे इन्होंने जो वो अपना सेवा दिया था। साथ ही साथ इन्होंने एक प्रमुख सिद्धांत दिया था, धारा गगन सिद्धांत। यह भी कई बार सवाल पूछा गया है कि धारा गगन सिद्धांत जो वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो ए.के. झा जी के द्वारा दिया गया था, क्योंकि यह एक मौसम विज्ञानी भी थे, मौसम वैज्ञानिक थे, तो मौसम विज्ञानी के रूप में भी ये जाने जाते हैं। ये भी सवाल जो वो 2-3 बार पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा साहित्यकार खोठा के मौसम वैज्ञानिक के रूप में जानल जाथिन, तो ए.के. झा जानल जाथिन। अगर द्वारा लिखल कुछ चर्चित रचना के अगर बात करल जाए तो खोठा काठे पैदे खंडी, खोठा काठे गैदे खंडी, सामाजिक सरजुत निसेन, कविता पुराण, खोठा सहित सदानिक व्याकरण, शैर सगरट, पुटी आर पालू, मेका मेकी ना मेट माट, ये सभी रचना जो है वो ए.के. झा जी के द्वारा करल गेल है। कुछ कुछ किताब के संपादन भी करल हथिन, जैसे खोठा लोक कथा, एक टोकी फूल, खोठा गद्य पद संग्रह, 2 डायर जिरहुल फूल, तितकी पत्रिका और 2 डायर परास फूल, इस सभी के जो है वो ई प्रकाशित भी कर ले हथिन।
संपादन के रूप में ये काम कर लिया थी। अगला जो आवो है वो है दामोदर कोराएँ। दामोदर कोराएँ तो आपने पढ़ रखा होगा इसके बारे में, तो बहुत चीज़ें आपको पता ही होगा लगभग में। इसके जो कवि हैं वो है शिवनाथ परमाणिक। शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा इसको लिखा गया है। अगर बात करें दामोदर कोराएँ में तो कुल इसमें 6 सर्ग हैं। अब सर्ग क्या होता है, तो ये 6 अलग अलग खंडों में यानी 6 इसमें जो वो सेक्शन बटा हुआ है। कौन कौन सा है, मेला, सरंची कमल, राजवैद, अमर चाटान, हून और हाड़पा, ये 6 सर्ग इसमें जो है वो टोटल पढ़ना है। शिवनाथ परमाणिक की अगर बात किया जाए तो मानिक उपनाम से जाने जाते हैं। इनके पिता का नाम मुरलीधर परमाणिक था। क्या था इनके पिता का नाम, तो मुरलीधर परमाणिक, और माता का नाम तिनकी देवी। माता का नाम क्या था, तिनकी देवी। इनका जन्म जो हुआ था वो 13 जनवरी 1950 को, 13 जनवरी 1950 को इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है, तो बैदमारा गांव बोकारो में। बैदमारा गांव, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे, यह सब सवाल जो वो आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। बैदमारा बोकारो में इनका जो वो जन्म होता है, जो कि बाघमारा के पास है। साथ ही साथ ये बोकारो इस्पात कारखाना में 1968 से लेकर के 2009 तक इन्होंने कार्य भी किया। शिवनाथ परमाणिक जी की अगर बात करें तो 2009 तक, 1968 से लेकर के 2009 तक इन्होंने जो वो कार्य भी किया बोकारो इस्पात कारखाना में। इनको कुछ कुछ सम्मान के साथ सम्मानित भी किया गया है, जैसे परिवर्तन विशेष पुरस्कार, काव्य भूषण पुरस्कार जो कि जमशेदपुर के द्वारा दिया गया, और भी कई सारे श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में झारखंड सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया। अगर इनके कुछ प्रमुख रचनाओं की अगर बात करें तो वो आता है दामोदर कोराएँ, तातल और हेमाल, रूसल पुटूस, मत्स्यगंधा, ये भी एक महाकाव्य है जिसके बारे में आगे चर्चा हम करेंगे, बेलंद्री, पयान गीत, खोठा एगो स्वतंत्र स्मृत भाषा, ये लेख है, खोठा लोक साहित्य, खोठा लोक कथा, गद्य पद्य लेखन, ये सभी कार्यकारी संपादन के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनका रचना कविता एक पथिया डोंगल महुआ में भी छपायल है, ये सभी याद रखना है। आगे चलो, ये अगला जो हम बात कर रहे हैं वो है डिंडाक डोवानी। डिंडाक डोवानी अभी पढ़ना भी है, जो एलडीसी वालों के लिए, या जो वो प्रबंध काव्य पढ़ना भी है, दिया हुआ सिलेबस में दिया हुआ है। तो बंसीलाल बंसी जी के द्वारा यह लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। अगर हम बात करें इनमें कुल सर्गों की संख्या, तो इसमें भी 6 सर्ग हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसमें भी कुल सर्गों की संख्या कितनी है, तो 6 सर्ग इसमें भी पढ़ना है। कौन कौन सा सर्ग है, डिंडा, सपून, डहर, हुलुस्थुल, पोहा और खांधार, ये जो आपका 6 सर्ग इसमें पढ़ना है डिंडाक डोवानी में। डिंडाक डोवानी के लेखक कौन है, तो बंसीलाल बंसी हैं। बंसीलाल बंसी जी के बारे में अगर बात किया जाए तो 11 मार्च 1954 को इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम मोतीलाल साहू और माता का नाम वासनी देवी। इनका जन्म होता है बंसीलाल बंसी का चौफांद, जो कि बैदमारा बोकारो में, चौफांद गांव बोकारो जिला में इनका जन्म होता है। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखने। इनके द्वारा कुछ अगर रचनाओं की बात करें तो डिंडाक डोवानी, खोठा दर्पण, पगडंडियाँ तथा प्रतिनिधि, हिंदी लघु कथाएँ, और भी कई सारी पत्र पत्रिकाओं में इनका जो वो ये हुआ है। कैर के देखवा, ये भी एक खोठा कहानी संग्रह है, जो कि 2019 में प्रकाशित हुआ था बंसीलाल बंसी जी का। तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं इनके बारे में हमने चर्चा किया। आगे हम बात करते हैं, अगला जो है वो मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा थोड़ी देर पहले हमने बात किया, इसके लेखक कौन है, तो शिवनाथ परमाणिक है। इसके कवि कौन है, तो शिवनाथ परमाणिक है। शिवनाथ परमाणिक जी के बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। सिंपल आपको सिर्फ याद रखना है इनके जन्म। तो इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1950 को बैदमारा गांव बोकारो में। पिता का नाम मुरलीधर परमाणिक, माता का नाम तिनकी देवी। मत्स्यगंधा की अगर बात करें तो यह एक महाकाव्य है जिसमें टोटल 11 खंड है। कितना है, 11 खंड, या तो सर्ग जो भी बोलें, 11 सर्ग है इसमें। महाभारत के पात्र जो है मत्स्यगंधा, उसी पर आधारित है यह मत्स्यगंधा, जो कि एक प्रबंध काव्य है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। अगला हम बात करते हैं वो है भीष्मिक सत। भीष्मिक सत, इसको लिखा है फूलचंद महतो जी के द्वारा। यह भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित प्रबंध काव्य है, और कई बार सवाल जो वो पूछा जाता है कि भीष्मिक सत प्रबंध काव्य के लेखक के है, तो फूलचंद महतो के द्वारा लिखल गेले। अगला जो आओ वो है माराफारी। माराफारी जनार्दन गोस्वामी व्यथित के द्वारा लिखा गया, यह जो वो चर्चित है। माराफारी आप सभी को पता है कि बोकारो में स्थित है, तो बोकारो माराफारी वहीं से संबंधित है जनार्दन गोस्वामी व्यथित। इसके कवि हैं प्रबंध काव्य माराफारी के। अगला जो आता है वो प्रबंध काव्य है बिरसा भगवान। तो बिरसा भगवान के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जाने की आवश्यकता नहीं है। बिरसा मुंडा जी का जन्म कब हुआ था, तो 15
15 नवंबर 1875 ईस्वी को। 1875 ईस्वी को इनका जन्म होता है। 1900 में इनका जो है वो निधन हो जाता है। तो मात्र 25 वर्ष में ये इनका निधन हो जाता है। हालांकि इसका रीज़न कई सारा अलग अलग बताया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा या तो और भी लोगों के द्वारा अलग अलग कारण बताया जाता है, लेकिन दरअसल यह एक साजिश था और साजिश के तहत इनका जो वो इनका निधन होता है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो लिखा गया जीवनी है, बिरसा मुंडा जी का जो जीवनी लिखा गया वो ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। तो और कवि जो है वो कौन है? धनपत महतो गणपति। प्रबंध काव्य मुक्तिक डहर, मुक्तिक डहर इसको जो लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो श्याम सुंदर महतो के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? श्याम सुंदर महतो के द्वारा। तो श्याम सुंदर महतो ने ही यह प्रबंध काव्य को लिखा है। इसका सही आंसर याद हो जाएगा, याद रखना है, कवि हो जाएगा श्याम सुंदर महतो, मुक्तिक डहर। उसके बाद आता है अगला जो है वो है प्रबंध काव्य बामा हाथेक रतन। बामा हाथेक रतन इसके कवि कौन है? तो सुकुमार। सुकुमार का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है? तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इनका जन्म होता है भेंड्रा बोकारो में। कहाँ पे होता है जन्म? तो भेंड्रा बोकारो में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म? तो 2 नवंबर 1958 ईस्वी को। 2 नवंबर 1958 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 2 नवंबर 2/11/1958 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आपको डेट याद रखना है। यहाँ से भी सवाल जो है वो आने वाले एग्जाम्स में आपके पूछे जा सकते हैं। अगला जो प्रबंध काव्य आता है वो है सुलक साय। सुलक साय को किसके द्वारा लिखा गया? तो विश्वनाथ नागर के द्वारा। विश्वनाथ नागर के द्वारा यह लिखा गया एक चर्चित प्रबंध काव्य के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम लेखक आप कवि जरूर याद रखें कि इसको किसके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद आता है वो है ओंगठा। ओंगठा प्रबंध काव्य, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है जिसको लिखा है महेंद्र गोस्वामी सुधाकर के द्वारा। महेंद्र गोस्वामी के द्वारा यह लिखा गया, जिन्हें सुधाकर उपनाम से जाना जाता है। तो कई बार उपनाम से भी पूछा जाता है कि सुधाकर उपनाम से किए जाना जाए, तो महेंद्र गोस्वामी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ हमने चर्चित और प्रमुख महाकाव्यों के बारे में हमने चर्चा किया, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम्स में डेफिनेटली यहाँ से आपसे सवाल जो है वो पूछा जाएगा। हो सकता है कि सवाल थोड़ा घुमा फिरा के इधर उधर करके पूछा जा सकता है, लेकिन सवाल आपको यहाँ से डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एक बार अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई अगला वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल खोटा किंग ऑफिशियल ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पे आपको इसका सारा PDF जो वो मिलता है। और साथ ही साथ जो भी खोटा के क्लासेस हैं वो सभी का जानकारी आपको अपडेट जो है वो टेलीग्राम में दे दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।